नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अनाया और विशाल के बीच शर्त लग जाती है, लेकिन उनसे छुपाकर कोई उनकी तस्वीर खींच रहा था, वह भी काफी नजदीक वाली। अब उनका इरादा क्या था, वह तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। वही दुकान में खड़ी अनाया चारों ओर देखते हुए गंभीर आवाज में विशाल से बोली, तुम चाहो वह मटेरियल यहाँ से उठा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। विशाल तो दिल हो दिल में खुश हो गया। उसे लग रहा था कि यह शर्त वही जीतेगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो अनाया गांव में बड़ी हुई है, उसे जेड स्टोन के बनने कुछ पता नहीं होगा। और विशाल तो पहले भी कई बार जेड स्टोन खरीद चुका था, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था। विशाल दुकान के सबसे महंगे पदार्थ के पास गया और उनमें से कुछ मटेरियल उठाकर उसे खरीद लिया। विशाल ने भी तकरीबन उतना ही मटेरियल उठाया जितना अनाया के पास था, जबकि उन दोनों के बीच शर्त लगी थी, इसलिए मटेरियल वहीं पर कटने वाला था। वह दुकान बहुत बड़ी थी और वहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि एंटीक चीजों के कदरदान बहुत ज्यादा होते थे। हर किसी को कीमती और खजाना हासिल करने की चाह होती है, और यह इलाका तो ऐसा था जहां किस्मत काम करती थी। अगर आपकी किस्मत आपके साथ है तो आप चंद पैसे खर्च कर करोड़पति बन सकते थे। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी, और भीड़ ने भी वह तमाशा देखा था, इसलिए हर कोई बस अब आखिरी रिजल्ट की राह देख रहे थे। लेकिन वहां खड़ा हर इंसान बस विशाल के साथ था। कुछ लोगों को अनाया बेवकूफ लगती थी, तो कुछ लोग कह रहे थे वह कुछ ज्यादा ही और कॉन्फिडेंस है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि मिस्टर मेहरा जीतेंगे, क्योंकि वह इसमें काफी एक्सपीरियंस रखते हैं और वह बिजनेसमैन है। हर किसी के अपना ओपिनियन था। उस भीड़ में एक इंसान ऐसा भी था जिसे अनाया पर यकीन था। यह कोई और नहीं, प्रोफेसर आनिक्य थे, जो अनाया का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए थे। वह देखना चाहते थे कि अनाया के अंदर कितनी काबिलियत है, और इसीलिए वह छुपाकर यह सारा तमाशा देख रहे थे। वही एक बड़ी सी टेबल लगाई गई और उस पर उस जेम्स को काटने की मशीन रखी गई। वहां पर दो एक्सपीरियंस जेम्स कटर को बुलाया गया, जो काफी अच्छी तरीके से उन पत्थरों को काट सके और अंदर के डायमंड को कोई नुकसान भी ना हो, क्योंकि जेड एक छोटा सा टुकड़ा करोड़ों की कीमत का हो सकता है। सबसे पहले अनाया ने एक टुकड़ा उठा कर दिया, वही विशाल ने भी एक टुकड़ा उठा कर दिया। थोड़ी ही देर में उसे काटा गया है, जहां विशाल के टुकड़े में हल्का हल्का हरे रंग का सेट नजर आने लगा, जिसे देखकर भीड़ में बातें होने लगी और कई सारे लोगों के चेहरे पर खुशी आने लगी। तो कुछ विशाल से जलने लगे कि काश वो टुकड़ा उसे मिल जाता। वहीं अनाया के जेब में अभी भी कोई रंग नहीं नजर आया था, तो हर किसी को वह बस बेकार टुकड़ा ही लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसमें से 7 अलग अलग रंग नजर आने लगे, जिसे देखकर हर किसी की आंखें लालच से चमक गई, क्योंकि वह सतरंगी जेड था, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, विशाल के जेड से तो 100 गुना ज्यादा। वही विशाल को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में अनाया के उस कचरे से इतना कीमती जेड भी निकल सकता है। विशाल को लगाकर वह अगली बार जीत जाएगा, इसलिए उसने दूसरा टुकड़ा दिया। अनाया ने भी उसमें से एक टुकड़ा दे दिया। जैसे ही दोनों टुकड़ों को काटा गया, तो विशाल के टुकड़े में एक मामूली सा छोटा सा जेट निकला, जो ज्यादा कीमती तो नहीं था, लेकिन ज्यादा छोटा भी नहीं था। लोगों को लगा कि इस पर तो विशाल ही जीतेगा, क्योंकि हर बार अनाया की किस्मत उसका साथ नहीं दे सकती थी। लेकिन उनकी सोच से उलट, जैसे ही वह टुकड़ा कटा, उसमें से तेज रोशनी निकली और काफी यूनिक रंग का बैंगनी जेड उसमें से नजर आने लगा। तभी भीड़ से एक आवाज आई, यह तो बैंगनी पुखराज है, जो काफी रेयर प्रकार का है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। वही उस आदमी की बात सुनकर हर कोई लालच भरी नजरों से उस कीमती जेड को देख रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में दो इतना कीमती जेड एक ही साथ किसी को मिल सकता है। वह लोग अविश्वास से अनाया को देख रहे थे, लेकिन अनाया का चेहरा छुपा हुआ था, इसलिए कोई पहचान नहीं पाया कि वह लड़की कौन है। मैं इस चीज को ज्यादा नहीं खींचती, क्योंकि हम इसे पूरी डिटेल में लिखेंगे तो 2 एपिसोड चाहिए, और इसमें आपको काफी बोरियत महसूस होगी। हम इसे शॉर्ट में खत्म कर देते हैं। थोड़ी ही देर में सारे जेड कट गए, लेकिन अनाया ने कुछ मटेरियल ऐसे रखे थे जिसे उसने काटा नहीं था, क्योंकि उसने उसे छूकर ही पहचान लिया था कि वह बहुत ज्यादा कीमती है। अगर वह यहाँ काटती तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है।
इसलिए उसने ऐसे कुछ और पदार्थ दुकान से पिक कर लिए और उसे कटवा लिए। वही विशाल हर बार ऐसे हार गया था, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था, उसका लगा कि उसके हाथ से मौका चला गया। और सच भी था, अब हर किसी की नज़र अनाया पर थी, क्योंकि अनाया ने कई सारे कीमती जेट कटवाए थे, जिसकी कीमत तकरीबन करोड़ों में होने वाली थी, शायद उससे भी ज्यादा। वहां खड़े भीड़ में हर किसी की नज़रें अनाया पर टिकी हुई थी। कोई उसे वह कीमती जेट खरीदना चाहता था, तो कोई उसे छीन लेना चाहता था, तो किसी को लग रहा था कि उसकी जगह पर वह क्यों नहीं थे, और उसे इतना सारा कीमती जेट क्यों नहीं मिला। और कुछ गुंडे बदमाश ऐसे भी थे जो उसे अनाया से चुराना चाहते थे, और वह बस एक मौके की तलाश में थे। अनाया भी इस चीज को जानती थी कि यह इलाका इतना साफ सुथरा नहीं है, यहाँ पर आए दिन छीना झपटी होती रहती है। इसीलिए तो वह हर्षवर्धन के गार्डों को अपने साथ लाई थी। वैसे तो वह भी उन लोगों से निपट सकती थी, लेकिन उसका फाइटिंग का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने गार्डों को इशारा किया तो 2 गार्ड आगे आए और उन सभी कीमती सामान को अपने साथ रख लिया। अनाया अभी मुड़कर जाने ही वाली थी, उससे पहले ही विशाल ने उसका हाथ वापस पकड़ते हुए उसे रोक लिया और उसे गंभीर होकर कहा, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती, और मुझे छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जा सकती। यह सुनकर अनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। पिछले जन्म में यह आदमी उसकी और एक नजर उठाकर देखता भी नहीं था, तब वह उसकी बीवी थी। अगर उसे वक्त उसने इस तरह से उसका हाथ पकड़ा होता तो वह खुशी से मर जाती है, लेकिन इस जन्म में उसे विशाल से बस घिन आती थी। वह अपना हाथ वापस छुड़ाते हुए गुस्से में दांत पीसकर बोली, मिस्टर विशाल, यह आखिरी वार्निंग है। आइंदा से अगर आपने मुझे छूने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मुझ पर। इतना बोलकर वह गुस्से में वहां से चली गई। वही विशाल उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसने निकाले हुए जेट को बेचने के बारे में पूछने लगे। इसीलिए अनाया वहां से जाने में कामयाब हो गई। लोगों को उसके भी जेट खरीदने थे, लेकिन उसने साफ साफ कहा कि उसे कुछ बेचना नहीं है, तो कोई उसके नजदीक नहीं गया। वहीं अनाया इस बात से अनजान थी कि बाहर एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर अनाया के पीछे पीछे कुछ और लोग जाने लगे। अनाया ने इस बात पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कौन थे वो लोग अनाया के पीछे? और क्या अनाया पड़ेगी कोई मुसीबत में? और क्या विशाल मानेगा हार? अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया उन दुकानों से बाहर आ जाती है। वो एंटीक मार्केट का इलाका सुनसान एरिया में था। अनाया अपने गाड़ी में बैठकर अभी थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि उसके कार के आसपास कई सारी कारें आ चुकी है और उसे चारों ओर से घेर लिया। वही कार के अंदर अनाया और उसके खास 2 आदमी बैठे हुए थे। बाकी के आदमी डर से ही उसे फॉलो कर रहे थे। अनाया जानती थी कि यह होना ही था। अभी वह कुछ सोच पाते, तभी उन गाड़ियों में से तकरीबन 15 से 20 लोग बाहर निकले और गन तानते हुए अनाया की कार को घेर लिया। अनाया भी रौबदार अंदाज में बाहर निकली। वैसे तो उसके गॉड्स उसे रोकना चाहते थे और कहना चाहते थे कि मैडम हम संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी वह अनाया को कुछ कह नहीं पाए। वह भी उनके पीछे ही निकल गए। अनाया जैसे ही सामने देखती है तो उसे भीड़ में जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। उन गुंडों में एक 40 साल का आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर बड़ा सा कट था और उसने पूरे काले कपड़े पहने थे और गले और हाथ में सोने की मोटी मोटी चेन पहन रखी थी। वह दिखने में ही कोई गुंडा नजर आता था। अनाया ने उस आदमी को उस शॉप में भी देखा था। उसने तभी उसे आदमी के दिमाग को पढ़ लिया था कि वह क्या चाहता है, इसलिए उसे यहाँ अपने सामने इस तरह से देखकर कोई ज्यादा हैरानी नहीं हुई। अनाया गंभीर आवाज में पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए और हमारा रास्ता क्यों रोका है? वही उसकी बात सुनकर वह आदमी मक्कारी भरी हंसी हंसकर बोला, वैसे तो मुझे वह कीमती जेट चाहिए जो तुमने अभी अभी उसे दुकान से खरीदा है, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम काफी कमसीन कली हो। अगर साथ में तुम भी मिल जाती तो मजा आ जाता है। इतना बोलकर वह अपने होठों पर गंदी तरह से अंगूठा फिराता है और अपनी जीभ को चाटने लगता है। वही उसकी बात सुनकर अनाया को गुस्सा आने लगा। उससे भी ज्यादा हर्षवर्धन के आदमियों को खून खौल रहा था। तभी अनाया एक तीखी नजर उन सब पर डालते हुए बोली, लगता है तुम लोगों के अंदर कुछ ज्यादा ही गर्मी बढ़ रही है, इसलिए अपनी औकात से ज्यादा सपने देखने लगे हो। वही अनाया की बात सुनकर वह आदमी गुस्सा हो गया और उसका ईगो हट हो गया। वह गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोला, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुमने कुछ जेट क्या खोज लिए? तुम खुद को महान समझती हो?
तुम्हारी औकात हमारे सामने कुछ नहीं है। वैसे भी औरतों की औकात हमारी जूते के नीचे तक होती है। तुम्हारी भी वही औकात है। कुछ भी कर लो, तुम्हें रहना तो मर्द की जूते की नोक पर ही है। किसी और के पैसे की नहीं, पर मेरे पैरों की धूल बन जाओ। मैं तुम्हें खुश कर दूंगा और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। वैसे भी तुम्हें उससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ पावर, मजे करने के लिए रात में एक मर्द, और उड़ाने के लिए बहुत सारा पैसा। वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। वही उसकी बात सुनकर अनाया को घिन और गुस्सा दोनों आने लगा। वो गुस्से में मुठिया कसते हुए बोली, तुम घटिया आदमी। तुम्हें पैदा करते वक्त अगर तुम्हारी माँ ने यह सोचा होता तो तुम इस दुनिया में आते ही नहीं। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह की बातें करो। अब उस गुंडे को भी गुस्सा आने लगा। वो आगे बढ़कर अनाया को पकड़ने ही वाला था, तभी एक गोली चलने की आवाज आई और वह गुंडा घुटने पर गिर गया। बाकी सारे लोग भी अलर्ट मोड में आ गए। अनाया तो जानती थी कि यह उसी के आदमी है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे से आ रहे थे। थोड़ी ही देर में उन सभी लोगों को तकरीबन 20 कारों ने घेर लिए और उनमें से बड़े बड़े हथियार लेकर कई सारे गार्ड्स बाहर आने लगे। यह हर्षवर्धन का तरीका था अपनी छोटी सी बीवी को प्रोटेक्ट करने का। यह देखकर अनाया हल्का सा हंसते हुए मन ही मन बोली, तुम नहीं सुधर सकते। मैंने 2-3 गार्ड मांगे, तुमने तो पूरी फौज भेज दी। तभी वह सारी चीजों को साइड में रखते हुए कड़क आवाज में उसे गुंडे से बोली, तुम मेरी चीजों को छूना चाहते थे और उसके साथ साथ मुझे भी। और तुम्हें लगता है औरतें कमजोर है? चलो मैं भी दिखाती हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। इतना बोलकर वह अपनी 2 उंगली से कुछ इशारा करती है। इशारा करते ही पीछे की कार से सिक्योरिटी रेशमा बाहर आती है और वह अनाया के पास आकर खड़ी हो जाती है। अनाया बिना किसी इमोशन के बोली, तुम्हारे पास 10 मिनट है। इन लोगों को यह महसूस करवाओ कि इन लोगों को पैदा करने वाली भी एक औरत है और यह लोग औरतों को कभी कमजोर ना समझे। वही उसकी बात सुनकर रेशमा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वह किसी शैतान की तरह आगे बढ़ते हुए बोली, जरूर बॉस। वैसे फिर किसी पर हाथ साफ किए हुए काफी लंबा वक्त हो गया है। चलिए आज कुछ तूफानी कर लेते हैं। इतना बोलकर वो किसी चंडी की तरह उन गुरों पर टूट पड़ी। वह गुंडे तो यह तक समझ नहीं पाए उनके साथ क्या हुआ। उससे पहले ही उनमें से किसी का हाथ कट गया था, तो किसी का पेट टूट गया था, किसी की गर्दन अटक गई थी, तो किसी की उंगलियां टूट गई थी, किसी की कमर अकड़ गई थी, तो किसी का दांत टूट गया था। हर किसी को अपनी नसों में दर्द सा महसूस होने लगा था, क्योंकि रेशमा किसी फाइटिंग मास्टर की तरह उन पर टूट पड़ी थी। हर्षवर्धन के बॉडीगार्ड भी रेशम की फाइटिंग स्किल देखकर एक पल के लिए तो चौंक गए थे, क्योंकि इतनी फुर्ती तो उनमें भी नहीं थी। उसने थोड़ी ही देर में सबको जमीन पर पटक दिया था। वह आखिरी बंदे को भी मुक्का मारने ही वाली थी, तभी वह लीडर जो दूर पड़ा हुआ था और उसके पैर में गोली लगी थी, वह पीछे से रेशमा पर किसी भारी चीज से वार करने जा रहा था। यह देखकर अनाया ने अपनी उंगली में एक नीडल निकाली और काफी फोर्स के साथ उस नीडल को गुंडे की ओर फेंकती है। वह नीडल जाकर सीधे ही उस आदमी की गर्दन पर लगी और वो तुरंत नीचे गिर गया। तब तक रेशमा की भी नजरें उस आदमी पर चली गई। उसने भी गुस्से में उसे पर एक जोर की लात मार दी। वहीं अनाया धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए गुस्से में बोली, पीछे से वार करना बुजदिली की निशानी है, वह भी एक अकेली लड़की पर। तुम्हें तो गुंडा कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। इतना बोलकर वह घिन भरी नजर से उन गुंडों की ओर देखने लगी। फिर पास खड़े हुए बॉडीगार्ड्स को बोली, इन लोगों को ठिकाने लगाने का काम मैं तुम पर छोड़ रही हूँ। इतना बोलकर वहां से चली गई। वह कार से घर जाने के लिए निकल गई थी। रास्ते में ही रेशमा ने परेशान होकर बोला, बॉस वह एक प्रॉब्लम हो गई है। यह कहते हुए उसके अंदर डर की लहर दौड़ रही थी। वहीं उसे इस तरह से डरा हुआ देखकर अनाया भी थोड़ी सी परेशान हो गई। वह बोली, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो रेशमा फोन में न्यूज दिखते हुए बोली, इस न्यूज को देखिए। अनाया उस न्यूज को देखने लगी। अब तक वो शांत थी। वह जैसे जैसे न्यूज देख रही थी वैसे वैसे उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच रहा था। उसे गुस्से में किसी का खून करने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि वह न्यूज ही ऐसी थी। और वो गुस्से में मुठिया करते हुए बोली, इस न्यूज को हटाओ और पता करो कि इस न्यूज को किसने फैलाया है। मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसकी इतनी औकात कि उसने मेरा नाम उस बेकार आदमी के साथ जोड़ा। वही रेशमा अपने मास्टर के गुस्से को देखकर डर रही थी। ऐसा तो क्या था न्यूज में, और किसने किया था वो, और क्या यह न्यूज अनाया के लिए लाएगी कोई नई परेशानी?
अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।